अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड शो विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आए हैं और जिसका आप सब लोगों ने बहुत बेचैनी से इंतज़ार किया है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टॉपिक्स ही आज तक इंटरेस्टिंग भी रहे हैं और आपका फ़ीडबैक जो मुझे मिलता रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। तो उम्मीद करती हूँ वो तमाम नए मेंबर्स जिन्होंने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है तो डायबिटीज़ टेलीकेयर के यूट्यूब चैनल पे जाके वो तमाम वीडियोस को देखें ताकि वो हमारे साथ जो हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और आज तक हम जहाँ पहुँचे हैं वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकें। आज का टॉपिक जो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सितंबर का जो महीना है वो हमने डायबिटीज़ न्यूरोपैथी को डेडिकेट किया हुआ है ताकि इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हों, जितने भी सवालात आपके जहन में हो वो आप हमसे पूछें भी। और हम हर वीकेंड पे एक डिफरेंट वीडियो सेशन के साथ जो कि डायबिटीज़ न्यूरोपैथी से ही रिलेटेड होगा टिल 30 सितंबर तक। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उसी कड़ी से मिला हुआ जैसे कि हमने पिछले हफ्ते अपनी डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की बेसिक्स को हमने डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी कितनी टाइप्स की होती है और किस तरीके से वो प्रेजेंट करती है, किस तरीके से आप अपने आप को डायबिटीज़ न्यूरोपैथी वाली पेचीदगी से बचा सकते हैं और अगर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी की जब हम बात करते हैं और एक आम इंसान को जब देखा जाता है कि और हम उनसे जब सवाल पूछते हैं कि आपको न्यूरोपैथी या जो सुन होने या महसूस करने की सलाहियत में कहीं कमी है, तो वो सबसे पहला जवाब ये देता है कि डॉक्टर साहब मेरे पाँव जो हैं वो सुन हो जाते हैं। यस, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो टोटली रिलेटेड है डायबिटिक फुट के हवाले से। स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यूली ज्वाइंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीकेंड पे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें कि इस हफ्ते हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बात करते हैं डायबिटिक फुट क्या होता है, ये क्यों एक ज़ियाबतीस का मरीज़ जो है पाँव के लिए अपने बड़ा परेशान रहता है और बड़ा तकलीफ़ में रहता है। शुगर के लेवल अप एंड डाउन होने से सबसे पहला असर जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो पाँव का मुतासर होना है। सवाल यह है कि ये पाँव क्यों मुतासर होता है इतना ज़्यादा और किस तरीके से मुतासर होता है और हम उसकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं। आज का बेसिकली हमारा डिस्कस करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप अपने पाँव की केयर किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने पाँव को किस तरीके से ज़ियाबतीस से मुतालिक जो पेचीदगी हो जाती है पाँव में उससे कैसे बचा सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा अपनी पोस्टिंग के ज़रिए कहती हूँ कि आप ये देखें कि पूरी दुनिया में ज़ियाबतीस की वजह से पाँव के कट जाने का रेशो बहुत ज़्यादा है। कहा यह जाता है कि एवरी 25 सेकेंड्स में कहीं ना कहीं एक पाँव की एम्पुटेशन हो रही होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आज हम प्रिवेंशन की तरफ बात करें कि आया ये ज़ियाबतीस से होने वाली जो पाँव की पेचीदगी है उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आखिर ज़ियाबतीस में पाँव क्यों मुतासर होता है। तो देखें, जब शुगर लेवल्स बढ़ती हैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा पूरा जिस्म सर से लेकर पाँव तक हर आज़ा मुतासर होता है सिर्फ़ और सिर्फ शुगर के बढ़ने की वजह से। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ज़ियाबतीस जो है वो सिर्फ जिस्म में शुगर के बढ़ जाने को नहीं कहते, बल्कि उस शुगर के बढ़ जाने की वजह से जो आपकी पूरी बॉडी, पूरा जिस्म मुतासर होता है, उस पूरी कॉम्प्लिकेशन को हम डायबिटीज़ कह रहे होते हैं। कि हम इसलिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं शुगर्स के हवाले से कि आपकी जिस्म का हर आज़ा, सर से लेकर पाँव तक, जिल्द से लेकर नाखून तक, महसूस करने की सलाहियत से लेकर सुनने की सलाहियत तक, तमाम चीज़ें इस शुगर के बढ़ जाने से मुतासर होती हैं। तो जब शुगर के बढ़ जाने से जब न्यूरोपैथी होती है, जब नसें काम करना बंद करती हैं, जब नसें अपना सिग्नल, अपनी महसूस करने की सलाहियत को ब्रेन तक ले जाने के काबिल नहीं रहती हैं, वो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शुगर जब बढ़ जाती है तो आपकी जो नसें हैं वो काम करने मुतासर हो जाती है। जब वो मुतासर होंगी तो आपको क्या होगा कि आपको पाँव में महसूस करने की सलाहियत कम हो जाएगी या फिर नसें ओवर रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बैठे हुए हैं और आपके पाँव में ऐसा लगता है कि जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं। ठीक है,
अच्छा, एक तरफ तो ये होता है कि महसूस करने की सलाहियत गायब हो जाती है, एक तरफ ऐसा होता है कि आपको चोटियों जैसी फीलिंग आ रही होती है, तो दूसरी तरफ इसी नसों के इन्वॉल्व होने की वजह से आपको दर्द शुरू हो जाता है। ये नसें इतनी ज़्यादा जो है वो ओवर रिएक्ट कर रही होती है कि पेन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसे हम यूजुअली अपनी आम लैंग्वेज में न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। तो शुगर जब बढ़ जाती है तो एक तो पाँव इसलिए मुतासर होता है कि आपको आपकी जो पाँव में सप्लाई करने वाली जितनी भी नसें हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपकी खून की सप्लाई है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जिस्म में एक तरफ नसों का जाल बिछा हुआ है तो दूसरी तरफ हमारी शरियानें हैं जो कि खून लेकर जा रही हैं, साफ खून हमारी बॉडी को सप्लाई कर रही हैं। अब होता क्या है कि अगर ये खून सप्लाई करने वाली जो शरियानें हैं वो किसी भी तरीके से अगर मुतासर होती हैं, जैसे कि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है चिकनाई की वजह से, या अगर किसी का ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ा हुआ रहता है, तो उसकी जो वेसल्स हैं, जो इसकी खून सप्लाई करने वाली जो नालियाँ हैं, वो क्या होती है कि वो थिक होना शुरू हो जाती है, मोटी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून की जो रफ्तार है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है। या फिर जो स्मोकर्स होते हैं या जो शराब पीते हैं, उनकी भी जो शरियानें, जो वेसल्स हैं, जो खून के पहुंचाने की जो नालियां हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। अब आप एक इमेजिनेशन में लेकर आएँ कि अगर एक नाली है जिसमें से खून जो है दौड़ रहा है, अगर वो नाली किसी भी तरीके से मोटी हो जाती है, जगह उसकी तंग हो जाती है, तो वो खून जितना सप्लाई कर रही होती है उसके मुकाबले में वो कम सप्लाई करती है। जब कम सप्लाई करती है तो जहाँ बात आती है कि शुगर बढ़ने की वजह से, और शुगर के साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकर, हाई ब्लड प्रेशर, अल्कोहलिज्म, ये वो तमाम लोग हैं जिनमें वेसल्स मुतासर हो रही हैं। अब ये जब खून की सप्लाई कम होगी तो सबसे पहले जो खून की सप्लाई है वो उन नसों को कम होगी जो कि नसें हमारी सिग्नल्स कैरी करके जा रही है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनका काम होता है कि बाहर की जो महसूस करने की सलाहियत है, चाहे वो प्रेशर हो गया, चाहे वो दर्जा हरारत हो गया, चाहे वो आपका किसी का टच करने का एहसास हुआ, चाहे वो चोट का एहसास हुआ, ये तमाम चीज़ें ब्रेन को कैरी करके लेके जा रही है। जब वो काम कर रही होती है तो डेफिनेटली उनको भूख भी लग रही होती है, उनको खाना भी चाहिए होता है, और वो खाना उनकी खून की शरीर जो नालियाँ हैं वो पूरा कर रही होती है, और वो खून मुहैया कर रही होती है। जब वो खून मुहैया कर रही होती है, अगर वो ज़्यादतीस की इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी खून की सप्लाई रुकेगी तो उसके काम करने की सलाहियत में फ़र्क आएगा। जब काम करने की सलाहियत में फ़र्क आएगा तो डेफिनेटली आपको न्यूरोपैथी और ज़्यादा सिवियर हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात कि खून की सप्लाई जो अल्टीमेटली पाँव को भी नहीं जा रही है, उसकी वजह से आपके पाँव में जो है वो ऑक्सीजन की कमी होना, पाँव में जो खून की कमी है उसकी वजह से खून की पाँव की रंगत का बदल जाना, पाँव में पाँव के स्ट्रक्चर, अगर आप ये देखें ज़ियाबतीस का जो मरीज़ है वो आखिर पाँव मुतासर होता है तो किन किन कंप्लेंट्स का शिकार करता है। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो ये शिकायत करता है कि मुझे पाँव में हसासियत कम हो रही है, मुझे महसूस नहीं होता, मुझे चोटियाँ चुभती हैं, मुझे पाँव में दर्द की शिकायत रहती है। ये दर्द की शिकायत जो है ख़ास तौर पे एक तो न्यूरोपैथिक पेन भी होता है, दूसरा जब खून की सप्लाई नहीं हो रही होती है तो पाँव जो है वो दर्द करना शुरू कर देता है, जिसे हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। क्योंकि पाँव में जो खून की जो सप्लाई है, जो आप चलते हैं, जो आपकी एक रूटीन की जो एक पाँव की जो सप्लाई है वो रुक रही है, तो आपको पेन शुरू हो जाता है। अच्छा, तीसरी चौथी चीज़ जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो अलामात होती हैं पाँव की, जो कि मैंने अपनी पोस्ट के ज़रिए भी बताया था कि आप ज़रूर इस चीज़ को नोट किया करें कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि आपके पाँव की रंगत बदल गई है। जब ये न्यूरोपैथी होती है, जब ये वेस्क्युलोपैथी होती है, यानी कि जब आपकी वेसल्स मुतासर हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें पाँव में या तो पाँव की रंगत चेंज कर देती हैं। ठीक है, पाँव में क्या होता है कि बाज़ औक़ात पाँव का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है, अगर एक पाँव का टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो मुतासर होना शुरू होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन से अगर उनको डायबिटीज़ है, तो होता यह है कि उनके पाँव का जो क्या कहना चाहिए, पाँव का जो साख्त है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे जब मैं डायबिटिक शूज़ और डायबिटिक सॉक्स आपको पढ़ाऊंगी या बताऊंगी सारी चीज़ें, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आखिर ये ज़ियाबतीस में जब न्यूरोपैथी या वेसल्स मुतासर हो रही है, पाँव की साख्त बदल रही है। अच्छा, दूसरा ये होता है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि जब पाँव
की जो नसें मुतासर हुई हैं, सिग्नल्स वो कैरी नहीं कर पा रहे, पाँव को खून की सप्लाई नहीं हो रही, यानी कि पाँव की जो नशोनुमा है वो एक्चुअली नहीं हो रही है। तो होता क्या है कि अगर आपके पाँव में कोई कट लग गया है, कोई ज़ख्म हो गया है, तो वो भरता नहीं है। जब वो भरता नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि एक तरफ तो आपको उसके ज़ख्म के बारे में पता भी नहीं है, ठीक है, आपको पाँव में कोई कट लगा, कोई चोट आई, कोई ज़ख्म हो गया, आपको इसके बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको न्यूरोपैथी हुई हुई है, आपकी शुगर बढ़ जाने की वजह से आपकी महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हुई हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि जब हम फुट केयर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये डॉक्टर ये कह रही है कि इस तरीके से केयर करे तो क्यों करे। तो होता यह है कि जब कोई आपको चोट लग जाती है तो वो महसूस नहीं होती है। तो क्या होता है कि चूंकि पाँव हमारी रूटीन लाइफ में होता यह है कि हम हाथों को तो धो लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हम चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन पाँव चूंकि जूते के अंदर चला जाता है तो ज़्यादा उसकी केयरिंग नहीं की जाती है। तो होता यह है कि वो अक्सर नज़र नहीं आ रहा होता। जब वो नज़र नहीं आता तो वो ज़ख्म बढ़ता चला जाता है। जब बढ़ता चला जाता है, हील नहीं होता, तो आपको जब अचानक से जब नज़र पड़ती है तो वो ज़ख्म अच्छा खासा बिगड़ चुका होता है। और बहुत ही अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ इतनी हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं, डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको मुसलसल अपने पोस्टिंग के ज़रिए, अपनी वीडियोज़ के ज़रिए अवेयरनेस दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ एक आम मरीज़ एक छोटे से इन्फेक्शन को देखकर कभी भी प्रॉपर उसके डॉक्टर के पास जाने के बजाय या तो वो हकीम के पास चला जाएगा, या वो जो जर्रे होते हैं जिनके पास ज़ख्म को पट्टी कर दी जाती है या ड्रेसिंग्स कर दी जाती है उनके पास चला जाएगा, या फिर वो जो है वो अपने किसी फैमिली डॉक्टर के पास चला जाएगा जिसका डायबिटीज़ से एक्चुअली कोई लिंक नहीं है, और वो एक जनरल ज़ख्म को देख के जो है वो ट्रीट कर रहा होता है। तो जब तक ये सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट होते हैं और जब वो एक्चुअली किसी डायबिटिक फुट केयर के पास जाता है तब तक उससे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। ज़ख्म के चूँकि भरने की सलाहियत बिल्कुल शुगर के बढ़ जाने की वजह से ख़त्म हो चुकी है, ज़ख्म अंदर और गहरा होता चला जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि वो ज़ख्म पाँव के अंदर मौजूद हड्डी तक जो है वो इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। तो फिर उसके बाद होता यह है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह कंडीशन भी होती है, और फिर उसके भरने की जो है वो सलाहियत भी ख़त्म हो चुकी होती है। अब क्या होता है कि अब अगर आप डायबिटिक फुट केयर के पास चले गए हैं, ठीक है, अब आप उसके पास जा चुके हैं, अब उनके पास क्या है कि उन्होंने इन्फेक्शन को जब ग्रेड किया तो पता चला ये बहुत ज़्यादा डीप जा चुका है। अब उस वक्त इस इन्फेक्शन को अगर आपने एक्साइज नहीं किया, उस जगह को रिमूव नहीं किया, तो क्या होगा कि वो बढ़ता चला जाएगा और पूरे पाँव को इन्वॉल्व करेगा। ख़ास तौर पे ये इन्फेक्शन जो है वो आपके बिग टो पे हुआ होता है, ख़ास तौर पे जो है वो आपके सोल पे हुआ होता है, तो वो पोर्शन फिर रिमूव करना पड़ जाता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो फिर क्या होता है कि आपको पूरा के पूरा पाँव भी कट जाता है, और अल्लाह ना करे अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है तो ये अल्लाह ना करे टांग कटने की नौबत भी आ जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। किस तरीके से ख्याल रखते हैं उसके लिए कुछ 11 to 12 टिप्स हैं जो आपने डेली बेसिस पे इसका ख्याल भी रखना है, और कोशिश करनी है कि पाँव में मौजूद ज़रा सी भी अनइवन चीज़, चाहे आप महसूस करने की सलाहियत हो, चाहे आपके दर्द की शिकायत हो, या पाँव में मौजूद छोटी सी भी फोड़ी या फुंसी अगर आप देखें तो इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। नया जूता अगर आपने लिया है और वो जूता आपको काट रहा है और आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि ये टेलीकेयर बनाने का मकसद यही है कि आप इस हैसल से निकल जाएं कि आपको किसी बड़े डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। हम बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट माई सेल्फ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डायबिटिक फुट केयर स्पेशलिस्ट एज वेल, तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं और जब हम वीडियो कंसल्टेशंस करते हैं तो वीडियो कंसल्टेशंस का फ़ायदा यही है कि ऑन द स्पॉट हम आपके पाँव का मुआयना भी कर लेते हैं। अगर हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है तो हम फ़ौरन से आपकी ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं कि आपका ये जो इन्फेक्शन है ये कंट्रोल होना शुरू हो, आपको प्रॉपर उसकी क्रीम्स दी जाती है, प्रॉपर आपके न्यूरोपैथिक को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, आपकी शुगर अगर किसी मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उससे कंट्रोल नहीं हो रही, हम फ़ौरन से उसको स्विच करते हैं। और जब एक मरीज़ टेलीकेयर पे आके इस तरीके से अपनी ट्रीटमेंट शुरू करता है और फिर वो हमारे साथ फॉलोअप में रहता है, तो मुझे उम्मीद भी है, और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो रूटीन फॉलोअप में रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिकवरी की तरफ आए हैं।
चूँकि एक बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक ओपीडी करने वाले या आप एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ बैठे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक ही पेशेंट को वो वीकली अपॉइंटमेंट दे दें, ठीक है। लेकिन टेलीकेयर की सर्विस ऐसी है कि आप डेली बेसिस पे भी अपने डॉक्टर से कनेक्ट रह सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी रह सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यही इसकी कामयाबी है कि हम बहुत सारे पेशेंट्स के HbA1c, बहुत सारे पेशेंट्स की डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने में कामयाब हुए हैं। अब बात करते हैं कि फुट केयर की आखिर वो कौन सी टिप्स हैं जो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे फॉलो करनी है। देखिए जी, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि दिन में एक दफ़ा, मेरा नहीं ख्याल है कि ये मुश्किल काम है, अपने पूरे पाँव का मुआयना करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पाँव को आगे पीछे, आपका सोल, आपकी टोज़ के बीच में आपने उसको प्रॉपर तरीके से देखना है कि कहीं कोई ज़ख्म तो नहीं हुआ, कहीं कोई छोटा सा भी दाना तो नहीं हुआ, कहीं कोई गट्ठी जैसी तो नहीं हुई, कहीं कोई फुंसी तो नहीं हुई, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं कोई सूजन तो नहीं आई। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे एक डायबिटिक पेशेंट जो लॉन्ग ड्यूरेशन से रह चुका है और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं भी रहती है, तो आपने ये चीज़ देखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि अक्सर हमें पाँव के तलवों को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके लिए फिर आप ये किया करें कि आप एक आईना आता है, या आप आखिर में मेरी वीडियो के आखिर में देखेंगे, हम सारी केयर्स को मैंने जो है वो एक वीडियो बना के इसके एंड में डाला है, इसलिए प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें कि किस तरीके से ये मुआयना मुमकिन हो जाता है। एक शीशा आता है हाथ में पकड़ने वाला, अगर आप उसके सोल के आगे रखें तो आप जो है वो देख सकते हैं कि सोल की एक एक गहराई को देख सकते हैं कि कहीं पर कोई भी चीज़ चेंजेस तो नहीं हुई, कलर चेंज नहीं हुआ, या फिर कोई भी सूजन या स्वेलिंग नहीं है। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने पाँव को जो है वो कोशिश करें अच्छे तरीके से रोज़ाना, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हम 5 वक्त की जब नमाज़ पढ़ते हैं तो पाँव को बहुत अच्छे से धोया जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम 5 टाइम पाँव को अच्छे से धो रहे हैं, जब आप धोते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जबकि सुन्नत नबवी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की जो उंगलियां हैं उनके दरमियान आप खलाल किया कीजिए, यानी कि आपने अच्छे तरीके से पाँव को जो है वो उंगलियों के दरमियान हाथ डाल के धोना है। क्यों धोना है? क्योंकि होता यह है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्किंग मतलब आदमी जॉब कर रहा है लॉन्ग टाइम तक, उसकी 9 to 5 जॉब है, या अगर आप वर्किंग वुमेन भी हैं, आपका डेली जो है वो सॉक्स वेयर कर रहे हैं, आप डेली शूज़ वेयर कर रहे हैं, होता ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें उतारते हैं तो एक पसीना होता है, एक रतूबत होती है जो जमा हुई हुई होती है। होता यही जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए सारी चीज़ें उतारते हैं तो उंगलियों के दरमियान चूँकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो कोशिश किया करें कि ये जो चीज़ें हैं, पाँव की जो ये 2 उंगलियां हैं, इनके दरमियान अच्छे से धोया करें। बहुत इंपॉर्टेंट केयर है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी डायबिटीज़ हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बिल्कुल हेल्दी डायबिटिक पेशेंट हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल स्टेज में चल रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने ये केयर, ये टिप्स फॉलो करके अपने पाँव को बचाना है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपने अच्छे तरीके से धोना है। एक तो ये बात हो गई। तो 3 बातें हो गई, आपने अच्छे से मुआयना करना है, इसके बाद शीशे से भी अच्छे से देखना है, और फिर पाँव को अच्छे तरीके से धोना है जिसमें ये आपकी उंगलियां शामिल हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि जब आप धो चुके पाँव तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि अक्सर हम नहीं करते कि आप जब वज़ू कर लेते हैं तो पाँव को फिर पहुँचते नहीं हैं, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने इसको अच्छे से धो लिया है तो एक साफ़ टॉवल से इसको पोंछें भी, इसको गीला नहीं रहने दें। होता क्या है कि कोई भी चीज़ आपको जब आपने गीला रखा हुआ है तो हो सकता है कि कोई भी चीज़ आपकी जो है वो जब ये मॉइस्चराइज रहता है तो यहाँ पर फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है डायबिटिक पेशेंट में, कि इन उंगलियों के दरमियान फंगस जो है वो गीले होने की वजह से ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो अगर आपकी स्किन किसी ऐसी जगह से मॉइस्चराइज रह जाती है, गीली रह जाती है, तो वहाँ पर फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो पाँव को आपने अच्छे तरीके से तौलिए से पहुँचना है, रगड़ना नहीं है। रगड़ने से क्या होता है कि चूँकि एक डायबिटिक पेशेंट है, शुगर्स अनकंट्रोल है, स्किन खुरच जाती है। जब स्किन खुरच जाती है तो हो सकता है कि वो स्किन हील ना हो पाए और फिर आपको उसी जगह पे इन्फेक्शन। तो बहुत अच्छे तरीके से प्यार से आपने अपने पाँव को साफ करना है, रगड़ना नहीं है।
नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रात को सोते वक्त कोशिश किया करें कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र हो गया, वेज़लीन हो गया, या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो कॉमन है वो सरसों का तेल हो गया या जैतून का तेल हो गया, आपने थोड़ा सा लिया और अपने पाँव की एक सिंपल सी एक मसाज कर ली। ऐसा करने को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट की जो जल्द होती है वो चूँकि होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको उस दफ़ा बताया था कि न्यूरोपैथी जो होती है उसमें एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, और वो जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है वो आपके जो जिल्द में जो पसीने के गुदूद होते हैं, ठीक है, वो पसीने के गुदूद उस ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से मुतासर हो जाते हैं। जब पसीने के गुदूद मुतासर होते हैं तो क्या होता है कि वो काम करना कम कर देते हैं। जब काम करना कम करते हैं तो आपकी स्किन जो है उसमें पसीना थोड़ा कम आता है। स्किन निस्बतन अगर आप देखें कि नॉन डायबिटिक के आपकी स्किन जो है खुश्क ज़्यादा रहती है। ख़ास तौर पे अभी हम विंटर के अंदर एंटर होने वाले हैं, नवंबर के अंदर, या अगर आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, अगर आप एक विंटर सीज़न में हैं और आपकी स्किन वैसे ही मौसम की वजह से जल्द ड्राई रहती है तो आपके लिए तो लाजमी है कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। इस मॉइस्चराइज़र का फ़ायदा क्या होगा कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी तो क्या होगा कि आपकी ख़ास तौर पे जो एड़ियाँ हैं वो फटेंगी नहीं। जब वो फटेंगी नहीं तो फटने की वजह से चूँकि ज़्यादा इन्फेक्शन का रिस्क रहता है तो आप उससे बच जाएंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है वो ये है कि आप जब मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं तो उंगलियों के दरमियान आपने मॉइस्चराइज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने यही बात की थी कि इन जगहों को, ये जो पाँव की जो उंगलियाँ हैं, अंगूठे की और उंगलियों के दरमियान की जो जगह है, ये निस्बतन खुश्क रहनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपकी जो बाहर की जो जल्द है उसके हिसाब से। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है जो आपने एक काम करना होता है वो ये होता है कि पाँव को, अगर आपके पाँव ख़ास तौर पे जो जिनके पाँव दर्द करते हैं या जिनके पाँव में जलन की शिकायत होती है उनके लिए ख़ास तौर पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पाँव के तलवे जलते हैं तो कोशिश करें कि आप पाँव को पानी का एक टब लें, ठीक है। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी और कहा भी था कि डायबिटिक फूड का टॉपिक आएगा तो मैं इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करूँगी। आप एक टब ले लें पानी का जिसमें नीम गर्म पानी हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, उन तमाम मरीज़ों से जो कि ये काम खुद करते हैं, उन तमाम लोगों से जो अपने वालिद वालदा या दादा या दादी की टेक केयर करते हैं, ठीक है, या उन तमाम लोगों से जो किसी की भी डायबिटिक पेशेंट होने के नाते उसकी केयर कर रहे हैं, आप उनका पानी उनको देने से पहले ज़रूर चेक करें, ठीक है, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि ये पानी कितना ज़्यादा गर्म है और कहीं वो इनकी स्किन के लिए नुकसानदेह साबित तो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी होगा तो स्किन जल जाएगी और अगेन वही वाली बात है कि वुंड हीलिंग नहीं होगी तो इन्फेक्शन होगा और ये इन्फेक्शन फिर डीप होता चला जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल टुडे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप किसी के केयर गिवर हैं तो आप पानी देते वक्त उसको खुद चेक करेंगे, नंबर 1। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई भी केयर गिवर नहीं है, आप खुद ही अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, तो कोशिश करें जो आपकी कोनी होती है उससे आप अपने पानी का टेम्परेचर पहले चेक करेंगे कि कहीं ये पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पानी को जो पाँव है उसको पानी में डिप करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी जो सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाती है, आपके जो है वो न्यूरोपैथी बहुत रिलीफ मिलती है, लेकिन उसके लिए एहतियात लाज़िम है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो फुट केयर के हवाले से है वो ये है कि चूँकि जहाँ जहाँ सर्दियाँ हैं और अब चूँकि अब सर्दी का मौसम आने वाला है तो क्या होता है कि ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर क्या होता है, हीटर का इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पे जो बड़े होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें सर्दी चूँकि ज़्यादा लगती है तो क्या होता है कि उनकी जो केयर गिवर्स होते हैं उनके आगे हीटर लगा देते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है। ये डायबिटिक पेशेंट को हीटर के आगे पाँव रख के नहीं बिठाना है, क्योंकि उसकी गर्माइश उनकी स्किन के लिए नुकसानदेह है। एक तो जल्द खुश्क है, ठीक है, दूसरा उनको एहसास नहीं हो रहा और वो स्किन अगर जलेगी तो उनको पता नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है जी। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अच्छा जी, अब आपने जिस स्टेप को फॉलो करना है
वो ये होता है कि आपने नाखून, जब मैं बात करती हूँ डायबिटिक फुट के हवाले से, तो जब हम डायबिटिक फुट के हवाले से बात करते हैं तो नाखून जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो इसमें ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नाखून जो है वो सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है एक डायबिटिक पीपल में। अगर आपके नाखून किसी भी तरीके से मुतासर होना शुरू हुए हैं, उसकी रंगत चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो गए, प्लीज़ 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 डू कंसल्ट, अपने डॉक्टर के पास चले जाएं, हमारे पास आ जाएं। वी आर स्पेशली रिक्वेस्टिंग टू ऑल पीपल कि नेल्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी जड़ होती है इन्फेक्शन के लिए। रोज़ाना की बुनियाद पे आपने जो केयर करनी है वो ये करनी है कि आपके जो नाखून हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कटे हुए हों, ठीक है। कोशिश करें कि कॉर्नर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप तक ना काटें, ठीक है। नहाने के बाद अगर आप काट लें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। फाइलिंग, आपने कॉर्नर्स को आप फाइल कर लें, ठीक है, लेकिन उसको डीप तक काटें नहीं। क्या होता है, अक्सर हम आम इंसान भी जब नाखून काट रहा होता है तो अक्सर कॉर्नर जो है वो ज़्यादा कट जाता है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए ये तकलीफ़ उसके लिए गुनाह बन जाएगी, ये तकलीफ़ उसके पाँव के सीवियर किस्म के इन्फेक्शन में बदल जाएगी। क्योंकि आप और हम कुछ नहीं कर सकते अगर उनकी शुगर बढ़ी हुई है, उस इन्फेक्शन को हील करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और ख़ास तौर पे जब हमारे यहाँ मरीज़ विलिंग ही नहीं होते कि मुझे कुछ हुआ है और मुझे डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है, ठीक है। तो ये आपकी, हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि हम आप तक ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे सुन रहा है, देखिए, बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, बीइंग अ डायबिटीज़ टेलीकेयर की ऑनर होने के नाते मेरा तो मकसद है कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ, लोगों को अवेयरनेस दूँ। आपका क्या मकसद है? आप डायबिटीज़ टेलीकेयर के साथ जुड़े हुए हैं, आप तक ये पैगाम पहुँच रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पैगाम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। इससे होगा ये कि जितने लोगों तक जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो एक बात भी फॉलो करते हैं तो मैं समझती हूँ कि उसका क्रेडिट आपको भी जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो बातें हैं कि जो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचा सकें और हम लोगों को पाँव कटने से बचा सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे वो लोग जो गांव देहातों में रहते हैं, होता क्या है कि पाँव में कोई गट्ठी सी बन जाती है। बहुत कॉमन है, जिसे हम कॉर्न या कैलस कहते हैं। पाँव का जो तलवा है, या आप कहने लगे जो उंगलियों के पीछे का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता यह है कि यहाँ पर कोई गट्ठी सी बन जाती है या फिर जो है वो कोई फुंसी सी बन जाती है। अब हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि जो जर्रा होते हैं, जर्रा भी नहीं तो वो खुद ही क्या करते हैं कि कोई कटर लेके उसको काट देते हैं ताकि वो जो पाँव तकलीफ़ दे रहा है वो तकलीफ़ ना दे। प्लीज़ बराहे मेहरबानी किसी किस्म की कोई कोशिश खुद से करने की ना करें, अपने पाँव को बचाइए। हाँ, बड़ा हमारे जो है वो उस्ताद, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो हमेशा एक बात बड़ा कहते हैं कि देखें, हम चल फिर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, तो हम सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ आपके पाँव मुतासिर हुए, जहाँ आपके पाँव की एक उंगली भी कटी, आप इन तमाम एक्टिविटीज़ से मुतासिर हो जाती हैं, आपकी तमाम एक्टिविटीज़, आपके घर वाले रुल जाते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को बचाइए, अपने पाँव को बचाइए, ताकि आप उन तमाम एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के काबिल हो सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बात इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमारे ग्रुप में आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है और लोग ये पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो देखें, ज़ियाबतीस के मरीज़ों को एक बात ये कहते हैं कि आप घर में भी बैठे हैं तो सॉक्स पहन के बैठा करें, सॉक्स पहन के बैठा करें, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी जो नसें हैं, आपकी जो सर्कुलेशन है, आपकी जो नसों की जो रवानी है, वो जब सॉक्स पहने जाते हैं तो उससे क्या होता है, उसको सपोर्ट मिलती है, वो आपके पेन को रिलीव करता है। उसमें एक्चुअली जो डायबिटिक सॉक्स होते हैं उनकी ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो एक तो ये कि कॉटन मेड होते हैं, दूसरा आपके जो इलास्टिक, उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो आपको एक कुशन प्रोवाइड कर रही होती है। जब वो कुशन प्रोवाइड कर रही होती है तो जो, जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले शुरू में कि क्लॉडिकेशन का पेन होता है, ख़ास तौर पे जब आपकी ये खून सप्लाई करने वाली नालियाँ मुतासिर होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा
अहम रोल प्ले करते हैं, स्टॉकिंग्स की तरह का रोल प्ले करते हैं और आपको सपोर्टिव जो है वो ट्रीटमेंट मिलती है। अच्छा, डायबिटिक सॉक्स के हवाले से इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट वीक एक डिटेल में लेक्चर होगा कि सॉक्स किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, शूज़ क्यों हम चेंज करवाते हैं, कब चेंज करवाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। अभी हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि डायबिटिक सॉक्स इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर फुट केयर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है जूते। कभी भी एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक रिक्वेस्टिंग है कि कभी भी आपने नंगे पैर नहीं चलना है। चाहे आप घर में चल रहे हो, सहन में चल रहे हो, चाहे आप अपने गार्डन में वॉक कर रहे हो, आपने नंगे पैर नहीं चलना है। स्लीपर्स पहन के रखनी है, ठीक है। कोशिश करें स्लीपर्स भी ना हो, बंद जूते होते हैं वो पहन के रखने हैं। क्यों ये कह रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा फोकस है कि मैं आपको शूज़ के बारे में बताऊं और उन लोगों के बारे में बताऊं कि आखिर किन को हम स्पेशलाइज्ड शूज़ जो है वो कहते हैं कि आपको जो है वो स्पेशलाइज्ड शूज़ की ज़रूरत है। शूज़ ख़रीदते वक्त एक डायबिटिक पेशेंट को किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके लिए इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा ताकि उस पर थोड़ी तफसील से बात हो सके, ठीक है। जूता पहनते वक्त हमेशा कोशिश करें कि ये आपकी फुट केयर की टिप है कि अगर आप जूता कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, आपने जूता पहना है, तो पहले उस जूते को झटक लें उसको। अगर फॉर एग्जांपल जो बंद जूते होते हैं, जॉगर्स होते हैं, ठीक है, आप उसको झटक लें। कोई भी अंदर इंसेक्ट ना हो, कोई पत्थर जैसी चीज़ ना हो जो आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बने, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने जूते साफ़ कर लेने हैं। इसके अलावा जूतों को हाथ डाल के थोड़ा सा जांच करनी है कि कोई कील जैसी चीज़, कोई नोक जैसी चीज़ जूते के अंदर ना हो, क्योंकि आपको तो पता चलेगा नहीं, आप आएंगे जूते उतारेंगे एंड दैट्स इट। तमाम फुट केयर के टिप्स को फॉलो करने से मुझे उम्मीद है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये एजुकेशन आप लोगों के लिए अहम किरदार अदा करेगी और मुझे उम्मीद है कि हम एक सब मिलके ज़ियाबतीज़ की वजह से जो पाँव के कटने का जो रेशो है उसको हम बहुत हद तक जो है वो कम करेंगे। तालीम इंसान को शऊर देती है और अगर मैं समझती हूँ कि हम बहुत ही कोशिश करते हैं कि बहुत ही सादा सी ज़बान में आपको वो पैगाम दे सकें जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फुट केयर की तमाम टिप्स को रोज़ाना फॉलो कीजिए, अपने पाँव को बचाइए, अपनी ज़िंदगी को बचाइए और ज़ियाबतीज़ के साथ एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये वीडियो ख़त्म होते ही एंड में आपको फुट केयर के टिप्स की एक सिंपल सी वीडियो मिलेगी, उसको देख के इस वीडियो को एंड कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए डॉक्टर सनिया बशीर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट वीकेंड पे नेक्स्ट सैटरडे 11:30 PM हम बात करेंगे सॉक्स एंड शूज़ के हवाले से कि एक ज़ियाबतीज़ के मरीज़ को सॉक्स और शूज़ किस किस्म के लेने चाहिए, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और क्या जो है वो आपको फ़ायदा दे सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।